हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईज एडू पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से संसाधन चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें आज भूमि संसाधन और संसाधनों की जो भी अलग अलग प्रकार हैं उन सब से संबंधित सवालों का संग्रह किया गया है, जो कि आपके लिए प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षाएं बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं या फिर अदर कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने भी, जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, एक बात और, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, कई बार ऐसा आ रहा है कमेंट्स कि उन्हें वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। तो बेल आइकन प्रेस करके जब आप ऑल पे क्लिक कर लेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला सवाल है, केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका राइट आंसर होगा संभाव्य संसाधन। जी हाँ दोस्तों, संसाधन कई प्रकार के होते हैं। संसाधन होते क्या है आप सभी जानते हैं कि हमारे उपयोग में अलग अलग प्रकार के पदार्थ काम में आते हैं। हम लोग हर रोज हर समय किसी न किसी वस्तु का उपयोग कर रहे होते हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं में आने वाले सभी प्रकार के पदार्थ संसाधन ही कहे जाते हैं। लेकिन वैसे संसाधन जिनका उपयोग हो सकता है लेकिन अभी उनका उपयोग किसी कारण से नहीं हो रहा है, ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं संभाव्य संसाधन। तो केरल में जो थोरियम का भंडार है, अभी तकनीक के अभाव के कारण या फिर प्रॉब्लम जो भी है उसके कैपिटल्स में उसके इश्यूज को लेकर के, पूंजी को लेकर के, इन सब कारणों से भी उनका उपयोग नहीं हो रहा है। इसीलिए केरल में मिलने वाला थोरियम हो, चाहे लद्दाख में मिलने वाला यूरेनियम हो, ये सभी संभाव्य संसाधन की कैटेगरी में आएंगे। हमारा अगला सवाल है, समुद्र तट से कितनी दूर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 19.2 किलोमीटर। जी हाँ, राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जो किसी देश या राज्य की सीमा के अंदर होते हैं और उस पर उसी देश अथवा राज्य का स्वामित्व होता है। इस तरह के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो नॉर्मली एक देश की जो स्थलीय सीमा होती है वो तो स्वाभाविक सी बात है कि देश के अंदर है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर दूर, दैट मीन्स 12 समुद्री मील की दूरी तक, वह क्षेत्र भी देश की ही संपत्ति है। यानी कि आप वहां पर किसी प्रकार का कार्य कर सकते हैं, देश की सरकार वहां पर कुछ भी कर सकती है जिस पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का कोई दबाव नहीं होगा। हमारा अगला सवाल है, तट रेखा से कितने किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र देश का आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 200 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, जैसे राष्ट्रीय संसाधन देश की संपत्ति होती है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी हैं कि जो सागरीय भाग होते हैं, समुद्र के आसपास तो बहुत सारे देश बसे होते हैं, तो उन सबका अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार का संसाधन क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। लेकिन आपका जो देश है उसकी तटरेखा की सीमा से 200 किलोमीटर दूर तक का क्षेत्र जो होता है वह उसी देश का आर्थिक क्षेत्र माना जाता है, जहां पर आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां से मछलियां पकड़ना है या फिर उसके अंदर से धातुएं या फिर जो दूसरी वस्तुएं हैं प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन साथ साथ दूसरे देश के जहाज़ों के परिवहन और उनको भी बहुत हद तक स्वतंत्रता मिली हुई रहती है। तो इस प्रकार से तटरेखा से लगभग 200 किलोमीटर दूर तक का क्षेत्र भी यह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हुए भी हमारे देश के या किसी भी देश के सीमा के अंदर आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। हमारा अगला सवाल है, बर्टलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास की संकल्पना कब प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर होगा 1987। जी हाँ दोस्तों, बर्टलैंड कमीशन जो कि 1987 में सतत पोषणीय विकास से संबंधित उसने अपनी संकल्पना दी। सतत पोषणीय विकास का मतलब ऐसा विकास जो कि वर्तमान आवश्यकता को भी पूर्ण कर रहा हो और भविष्य की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर किसी प्रकार का गलत असर न कर रहा हो। ऐसा न हो कि हम सभी संसाधनों का उपयोग आज ही कर जाएं और आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनको संसाधन मिले ही नहीं। तो इससे बचाने के लिए सतत पोषणीय विकास की अवधारणा लाई गई और यह 1987 में सबसे पहले बर्टलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत की थी। हमारा अगला सवाल है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किसने रखा? इसका राइट आंसर होगा क्लब ऑफ रोम ने 1968 में। जी हाँ, क्लब ऑफ रोम जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव इसी संस्था ने रखा था।
आप सभी जानते हैं कि संसाधन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और संसाधनों का दुरुपयोग भी हद से ज़्यादा होता है। जैसे जल का दुरुपयोग, हम लोग कई प्रकार के कार्यों में बहुत सारे जल की मात्रा को बर्बाद कर देते हैं। इसी प्रकार पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज तेल, सभी जो कीमती संसाधन हैं, बहुत हमारे यूजफुल रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम उनको बहुत ही अपने जागरूकता में कमी कहें, अज्ञानता के कारण कहें, लेकिन हम उसको बहुत ही बर्बाद करते हैं। इसीलिए क्लब ऑफ रोम ने सबसे पहली बार 1968 में विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रस्ताव रखा कि संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से होना चाहिए, मतलब उसको सोच समझकर खर्च करना चाहिए। हमारा अगला सवाल है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 3 से लेकर के 14 जून 1992 तक। जी हाँ, पृथ्वी सम्मेलन, इसमें पूरे विश्व में पर्यावरण में जिस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, इस पर विचार करने के लिए रियो दी जेनेरियो में 1992 में 3 जून से लेकर के 14 जून तक 170 देशों ने एक बैठक की, जिसमें विश्व के ज्वलंत मुद्दे जो भी पर्यावरण में संबंधित समस्याओं को उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे कि विश्वतापन, दैट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जो कि हो गया, जीवमंडल में जो भी परेशानियां हो रही, जो हानियां हो रही हैं, ऐसी गहन समस्याओं का विवेचन किया गया। मतलब पृथ्वी को विनाश से बचाने का संकल्प लिया गया। इसीलिए इसे हम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 23 से 27 जून 1997। जी हाँ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जिस प्रकार से 170 देशों ने भाग लिया था और उसके आधार पर पृथ्वी को बचाने का जो कई सारा निष्कर्ष लिया गया, उसके जो परिणाम आए, इससे उत्साहित होकर के फिर 5 साल बाद 1992 में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। उसके ठीक 5 साल के बाद फिर से द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि इस बार यह सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। और 5 वर्षों के कार्य की क्या प्रगति रही, जो प्रस्ताव दिए गए थे, सुझाव दिए गए थे, उन पर कितना काम हुआ है, इन 5 वर्षों की समीक्षात्मक रिपोर्ट उस द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में मूल्यांकन के तौर पर प्रस्तुत की गई थी। हमारा अगला सवाल है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 26 अगस्त से 4 सितंबर तक 2002 ईस्वी में। जी हाँ, फिर जब 2 पृथ्वी सम्मेलन हो चुके थे, तो दक्षिण अफ्रीका के ही जोहान्सबर्ग शहर जो है, वहां पर 26 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर 2002 तक तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पर्यावरण से संबंधित कई सारे नियम बनाए गए और 150 धाराओं पर विस्तृत चर्चा की गई और एक विश्व स्तरीय सहमति बनाने का उसमें प्रयास किया गया। लेकिन अलग अलग देशों में मतभिन्नता होती है, आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक मतभिन्नता के कारण व्यापक सहमति नहीं बन पाई। लेकिन संसार में उस समय उस सम्मेलन में जितने भी लोग आए थे, लगभग अलग अलग देशों के 2000 प्रतिनिधियों में इसमें भाग लिया था, जिन्होंने समस्या के समाधान के लिए फिर से विचार और विस्तार करने का निर्णय लिया था। हमारा अगला सवाल है, क्योटो सम्मेलन कब आयोजित हुआ? यह दिसंबर 1997 में आयोजित किया गया था। क्योटो सम्मेलन, यह क्योटो जापान का शहर है, जहां पर दिसंबर 1997 में मुख्य रूप से भूमंडलीय तापन से संबंधित समस्या पर अपना विचार रखने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्योंकि भूमंडलीय तापन, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, तो धरती का तापक्रम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो विभिन्न संसाधनों पर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इसमें 159 देशों ने भाग लिया था और इस पर एक सहमति बनी कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से ही वायुमंडल का जो तापक्रम होता है वो बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस गैस जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, मीथेन गैस हो गया, तो या फिर CFC है, तो इन सब के उत्सर्जन को जितना हो सके कम किया जाए, इस पर सभी देशों के बीच एक सहमति बनी थी। हमारा अगला सवाल है, IPCC का पूरा नाम क्या है? IPCC एक संस्था है जिसको हम कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म के तौर पर इसका राइट आंसर होगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, यह इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का संक्षिप्त नाम है, जिसका कार्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसका मूल काम है नीति निर्धारकों को जो भी हैं इसमें जलवायु परिवर्तन संबंधी जो भी सूचनाएं हैं, उसका सूचना या फिर आंकड़ा उपलब्ध करना, और साथ ही साथ राजनीतिक निर्णय के लिए एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार करना, ताकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जाए कि पर्यावरण में क्या समस्याएं हैं और राजनीतिक स्तर पर बढ़ चढ़कर उनके फैसले लिए जाएं, ताकि देश या फिर विश्व, पूरी पृथ्वी को इस प्रकार से बचाया जा सके। हमारा अगला सवाल है, विश्व में कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 137 करोड़ हेक्टेयर। जी हाँ दोस्तों, विश्व में जो कृषि कार्य होता है, कृषि कार्य के लिए जो टोटल
धरती तो जो भी है, पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसमें 137 करोड़ हेक्टेयर लगभग ऐसी भूमि है जो कि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। हालांकि इसका वितरण भी हर जगह एक समान नहीं है, क्योंकि कृषि भूमि का लगभग आधा भाग केवल 4 बड़े देशों में उपलब्ध है। लगभग 50% जो है 4 बड़े बड़े क्षेत्रफल वाले जो देश हैं वहीं पर यह मिल जाती है। जैसे कि आपको रूस में 16.5% है, इसी प्रकार जो आपका 13% अमेरिका में है, 11.9% भारत में है और 7.3% चीन के पास है। तो कुल मिलाकर के लगभग 50% तो मानिए तो यही 4 देश मिलाकर के कृषि कार्य की भूमि को रखे हुए हैं। खैर, हमारा अगला सवाल है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 47%। जी हाँ, भारत की जितनी भी भूमि है, मतलब भूभाग जो हो गया, जो भी भारत का एरिया है, उस भारतीय एरिया में लगभग 47% भाग पर कृषि की जाती है और यह क्षेत्रफल लगभग 32.87 करोड़ हेक्टेयर आता है। आपने अभी देखा कि पूरे विश्व में 137 करोड़ हेक्टेयर भूमि कृषि कार्य के लिए है, जिसमें से 32.87 करोड़ हेक्टेयर भारत के उस भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल है और ये इसमें से 47% भाग पर कृषि की जाती है। हमारा अगला सवाल है, भूमि उपयोग को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर होगा 5 वर्गों में। जी हाँ, भूमि उपयोग के अलग अलग वर्ग निर्धारित किए गए हैं। भूमि उपयोग में उनको भूमि को किस प्रकार से हम उपयोग कर रहे हैं उसके आधार पर इसके 5 वर्ग बनाए गए हैं। जैसे जिस क्षेत्र में वन लगा हो उसको हम वन क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पर सालों भर एक से अधिक फसलें बोई जाती हैं उनको हम नेट सोन एरिया, निवल बोई गई भूमि कहते हैं। जिन जगहों पर खेती हो सकती है लेकिन अभी वह परती है तो वह परती भूमि के नाम से जानी जाती है। जब परती के अलावा ऐसी भूमि है जहाँ पर अभी जो जोती नहीं जा रही है तो वह अतिरिक्त भूमि हो गई। और कुछ ऐसे भी ज़मीन है जो बंजर हैं, जहाँ पर जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ऐसे एरियाज जहाँ पर खेती नहीं हो सकती है तो उनको हम अकृषीय भूमि कहते हैं। तो इस प्रकार से भूमि उपयोग को इन्हीं 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। हमारा अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का कितना योगदान है? तो इसका राइट आंसर होगा 22%, 22%। जी हाँ, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि भारत के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और कृषि का जो राष्ट्रीय उत्पादन जो है, राष्ट्रीय उत्पादन में इसका जो प्रतिशत है वो लगभग 22% है। हालांकि रोजगार के अवसर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कृषि का योगदान 65% हो जाता है और इस प्रकार से हम कहते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करती है, इसीलिए हम इसको भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी मानते हैं। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य में व्यर्थ भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर, जो कि 60% वहाँ की जो भूमि है वो व्यर्थ भूमि है। जी हाँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर आप जानते ही हैं कि पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्रों पर खेती नहीं हो सकती है। तो भूमि तो है वहाँ पर, बट पहाड़ी होने, पर्वतीय होने के कारण वहाँ खेती नहीं हो सकती है। इस कारण से जम्मू कश्मीर के लगभग 60% भाग व्यर्थ भूमि के हैं। मतलब जो भी हिम से ढके हुए हों, पथरीली भूमि हो, पहाड़ी भूमि हो, जहाँ न तो खेती हो सकती है न पेड़ लगाए जा सकते हैं, ऐसी भूमि को ही हम व्यर्थ भूमि कहते हैं। तो इसके बाद जम्मू कश्मीर के बाद दूसरा स्थान जो आता है वह राजस्थान का आता है, जहाँ पर 30% क्षेत्रफल मरुस्थलीय मिट्टी, बालू होने के कारण वहाँ भी खेती नहीं हो पाती है। और एरिया अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जितनी जमीन, चूंकि जम्मू कश्मीर राजस्थान से छोटा राज्य है, तो जम्मू कश्मीर का 60% एरिया और राजस्थान का 30% एरिया लगभग क्षेत्रफल में बराबर ही पड़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हिस्से में वन है? तो इसका राइट आंसर होगा 20.60%। जी हाँ, देश में कुल 6,77,088 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र हैं, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20.6% होता है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय वन नीति के अनुसार कितने भूभाग पर वन होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 33%। जी हाँ, भारत सरकार ने अपनी वन नीति बनाई, क्योंकि यहाँ जो वनों का प्रतिशत है आपने देखा ही कि केवल 20.6% पर ही वन है। तो ऐसे में वनों का जो अनुपात है, रेशियो है, वो हमारे देश में कम है। तो इसीलिए भारत सरकार ने अपनी नई वन नीति की घोषणा की और जिसमें यह माना गया है कि कम से कम देश के जो भी सतहीय क्षेत्रफल हैं इनके 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, मतलब पेड़ पौधे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
भारत की कितनी भूमि क्षतिग्रस्त है? तो इसका राइट आंसर होगा लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर। जी हाँ, क्षतिग्रस्त भूमि यानी कि इसको हम निम्नीकृत भूमि भी कह सकते हैं, यानी कि वैसी भूमि जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा है सही ढंग से, क्योंकि भारत में जो भी अधिकांश वैसे क्षेत्र जो भी जहाँ पर बंजर भूमि है, पर्वतीय है, मरुस्थलीय है, ऐसे जगहों पर खेती हो नहीं पाती है, इसीलिए यह निम्नीकृत भूमि के अंतर्गत काउंट किया जाता है, या फिर इसको हम क्षतिग्रस्त भूमि कहते हैं। और इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर है। इनमें से 56% ऐसे भूभाग हैं जो कि जल के अपरदन के कारण हो गए हैं, से 28% ऐसे भूभाग भी हैं जो कि वनों के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर खेती नहीं हो सकती है। हमारा अगला सवाल है, मिट्टी का पीएच मान कितना रहना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 7। जी हाँ, मिट्टी अगर 7 पीएच जो होता है, 7 पीएच का मतलब हो गया कि 7 का मतलब है उदासीन। दैट मीन्स 7 से जो कम होंगे जिनका पीएच वो अम्लीय मिट्टी हो जाएगी, 7 से जो अधिक होगा वह क्षारीय मिट्टी हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में मिट्टी का पीएच बिल्कुल 7 रहना चाहिए, ताकि मिट्टी में न अम्लीयता का गुण हो न क्षारीयता का गुण हो। ऐसी स्थिति में मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी। हमारा अगला सवाल है, भारत में जलोढ़ मिट्टी का प्रतिशत कितना है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 44%। जलोढ़ मिट्टी आप जानते ही हैं कि जलोढ़ मिट्टी हम किसको कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी वैसी मिट्टी होती है जो नदियों के आसपास से बहाकर लाई गई घाटियों में जमा होती है। यह मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है और यह लगभग आपके कुल मिट्टी के क्षेत्रफल का 44% होता है। हालांकि नदी द्वारा बहाई गई मिट्टी जो होती है वो बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है, तो इसे भी अलग अलग क्षेत्र अलग अलग नाम से बांटा जाता है, अलग अलग रूप में, जैसे खादर है, बांगर है, इस प्रकार से। लेकिन यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, यहाँ पर अच्छी खेती होती है। हमारा अगला सवाल है, हवा द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लोएस मिट्टी। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे मिट्टी जो होती है वह अपने स्थान से अगर उड़ करके या किसी भी तरह से उड़ के जाए, बह के जाए, किसी भी प्रकार से अगर मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है तो ऐसी मिट्टी को हम वाहित मिट्टी या फिर स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। इसमें हो सकता है कि नदी के पानी के कारण, बाढ़ आने के कारण वो बहकर चली गई हो दूसरे जगह। ऐसा भी हो सकता है कि हवा द्वारा बहा कर ले गई हो। तो नदी के पानी के साथ, जो धार के साथ जो बहकर गई है, वह मिट्टी जलोढ़ मिट्टी हो गई। लेकिन उसी तरह से जो मिट्टी हवा के द्वारा बहाकर लाई गई है और जमा की गई है, उस मिट्टी को हम लोएस मिट्टी कहते हैं, जो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। जी हाँ, काली मिट्टी जो है यह भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पर यह पाई जाती है। काली मिट्टी इसलिए क्योंकि इसका रंग काला होता है और यह कपास और गन्ने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है, मिट्टी मानी जाती है, क्योंकि यह इसमें कपास और गन्ना बहुत ही अच्छे ढंग से उपजते हैं। हमारा अगला सवाल है, लाल मिट्टी में कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा। जी हाँ दोस्तों, लाल मिट्टी में लोहा और मैग्नीशियम ये खनिज अधिकतर होते हैं, जिसमें लोहे का प्रतिशत अधिक होता है और लोहे की उपस्थिति के कारण ही इनका रंग लाल होता है। लेकिन अगर इस मिट्टी में नमी अधिक हो जाए तो इनका रंग पीला दिखने लगता है। तो इस तरह से लाल मिट्टी का रंग जो लाल है उसका मूल कारण लोहा है। हमारा अगला सवाल है, केंद्रीय संरक्षण बोर्ड दैट मीन्स सेंट्रल कंजर्वेशन बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1953 में। जी हाँ, मिट्टी का कटाव भी एक गंभीर समस्या है। मिट्टी बहुत उपयोगी संसाधन है। अब अगर मिट्टी का कटाव हो जाएगा तो मिट्टी बनने में लाखों साल लग जाते हैं नई मिट्टी के निर्माण में। ऐसे में मिट्टी को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो मिट्टी के संरक्षण के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने इसके लिए 1953 में केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था। यह बोर्ड पूरे देश में मिट्टी के संरक्षण से जुड़ी हुई योजनाएं बनाता है और बोर्ड के सुझाव के आधार पर, किसानों के अनुभवों के आधार पर, विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर तरह तरह के स्कीम्स लाए जाते हैं, तरह तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि हम मिट्टी का संरक्षण कर सकें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटनाशी में किस रसायन के प्रयोग से मेढकों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा एल्ड्रिन। जी हाँ, कीटनाशक के रूप में एल्ड्रिन रसायन का उपयोग होता है और यह मेढकों की प्रजनन क्षमता को कम कर देता है। तो ठीक है, मेढकों की संख्या तो इससे घट जाएगी, लेकिन इससे क्या होगा कि मेढक जो कीड़े मकोड़े खाते हैं उनका भक्षण नहीं हो पाएगा और कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ने लगेगी, जो हमारे फसल को और ज़्यादा बर्बाद कर देंगे। इसलिए एल्ड्रिन नामक रसायन को प्रतिबंधित करने पर विचार चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगली वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।